हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज अपने डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट्री के डेटा की, यानी वानिकी के आंकड़ों की। यानी कुल मिला के हम बात इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की। अब ये मत सोचना कि 2023 की रिपोर्ट आज इतनी लेट क्यों। अरे भाई, ऐसा नहीं है। ये रिपोर्ट 2023 की है, लेकिन जो पब्लिश हुई है वो दिसंबर 2024 में। और ये एक बाई एनुअल असेसमेंट है, यानी 2 साल में एक बार गणना होती है। तो इसका मतलब है अगले 2 साल तक आपके यही आंकड़े काम करने वाले हैं। बट रिपोर्ट का नाम तो यही होगा ना, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ठीक है, 23 की रिपोर्ट है ये। अब बात आती है कितने सालों में कंडक्ट होती है? 2 सालों में। मैंने कहा ना, हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। तो ये एक बाई एनुअल असेसमेंट है। अब ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये जारी करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो आपकी 1 जून 1981 यानी 1981 को हुई थी। इससे पहले ये एक प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज के नाम से था, यानी PISFR के नाम से था। और ये प्रोग्राम 1965 में स्टार्ट किया था। और ये किसकी स्पॉन्सरशिप से स्टार्ट किया गया था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्पॉन्सरशिप से प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज 1965 में चलाया गया। इसे फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में बदल दिया गया 1 जून 1981 को। 1981 को 1 जून 1981 को इसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये कौन जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। सबसे पहला जो रिपोर्ट जारी हुआ था वो हुआ था आपका 1987 में। और अब ये जो 2023 वाला रिपोर्ट है ये 18th रिपोर्ट है, यानी 18वीं रिपोर्ट है। इस चीज का अपने ध्यान रखें। तो इस रिपोर्ट के तहत अगर अपने आंकड़ों की बात करें तो सबसे पहले हम नेशनल सिनेरियो की बात करें, इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करते हैं। विश्व में जितना वन है उसका 20% एरिया रशियन फेडरेशन के पास है। इसी के साथ रशियन फेडरेशन है वो पूरे विश्व में वनों के मामले में फर्स्ट पोजीशन पे है। फिर उसके बाद बात करें, दूसरा नंबर आता है जी ब्राजील का, और ब्राजील के पास पूरे विश्व के 12% वन है। तीसरा नंबर आता है कनाडा का, और कनाडा के पास पूरे वर्ल्ड का 9% फॉरेस्ट है। और चौथा नंबर है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, USA का है, जिसके पास टोटल वर्ल्ड का विश्व का 8% फॉरेस्ट है। और जो पांचवा नंबर है वो किसका है? चाइना का है, जिसके पास पूरे विश्व का 5% वन है। इंडिया के पास पूरे विश्व का 2% वन है, और इसी के साथ इंडिया 10th पोजीशन पे है। आपसे पूछ ले कि वनों के क्षेत्र के मामले में भारत की क्या स्थिति है, तो आप बोलोगे 2% वन है भाई पूरे विश्व का। और इसके साथ भारत है वो कौन सी पोजीशन पे है? भारत 10वीं पोजीशन पे है। भारत में पर कैपिटा जो फॉरेस्ट आता है वो 0.06 हेक्टर पर कैपिटा आता है, जो अपने आप में बहुत कम है। अगर हम तुलना करें किससे? रसिया से या कनाडा से या ब्राजील से या अमेरिका से या चीन से, तो ये संख्या, ये जो एरिया है वो बहुत कम है। यानी भारत में वन है वो बहुत कम है, सिर्फ विश्व का 2% वन है। अब हम बात करें फॉरेस्ट और ट्री कवर की, लेकिन फॉरेस्ट और ट्री कवर से पहले हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बारे में। देखो, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो कोई स्टेट फॉरेस्ट एक्ट है या फिर नेशनल फॉरेस्ट एक्ट है, उसके तहत जो रिकॉर्ड में होता है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है। ठीक है। अब अपने बात करें भारत में जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है? 23.59%। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोल रहा हूं, मैं फॉरेस्ट कवर नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है फॉरेस्ट एरिया तो है लेकिन उसमें वन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है स्क्रब है या फिर क्या है, फॉरेस्ट डिग्रेड हो गया है, यानी यहां वन खत्म हो गया है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है ना भाई, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें पूरे का पूरा वन ही है ही। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, राजस्थान की बात कर लेता हूं। राजस्थान में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 9.60%। कितना है? 9.60% है। तो इतने एरिया में इसके वन नहीं है, इतने एरिया में वन नहीं है भाई यहाँ पे, है ना। इतने एरिया में इनका फॉरेस्ट कवर है ही नहीं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में है उसमें वन है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब फॉरेस्ट कवर नहीं समझना है आपको, है ना।
और राजस्थान में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 9.60% है। कितना है? 9.60% है। ऐसे ही अगर यूपी में बात करें तो यूपी के अंदर भी जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ना वो काफी कम है। कितना है? 7.24% है। कितना है जी? 7.24% ही रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। अब देखिए, अगर हम बात करें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा कहां पे है, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पास है और उसके बाद महाराष्ट्र के पास है। एरिया में, किलोमीटर में बात करें, स्क्वायर किलोमीटर में, तो सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसके पास है? महाराष्ट्र के पास ज्यादा है। ठीक है। अब हम बात करें यहां पे, गौर करिए, अब हम यहां पर बात करें हाईएस्ट इन परसेंटेज, परसेंटेज में। अब जैसे कोई यूनियन टेरिटरी या स्टेट का जितना भूगोलिक क्षेत्र है, जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें से मान लो ये इतना एक स्टेट का एरिया, इसमें से इसके रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना, यानी परसेंटेज में, तो उसकी कुल जियोग्राफी का कितना परसेंट है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है। तो परसेंटेज में हाईएस्ट सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास खुद का जितना एरिया है उसका 86.93% क्या है? और सिक्किम का 82.31% और मणिपुर की बात करें तो 78.01% है। वहीं पे लोएस्ट परसेंटेज इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में लोएस्ट परसेंटेज किसका है जी? पोंडुचेरी का है। पोंडुचेरी का ओनली 2.65% है। दूसरे नंबर पे सबसे कम हरियाणा का 3.53% है और तीसरा नंबर जी पंजाब का है जिसके पास 6.12% टोटल अपने स्टेट के जियोग्राफी का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। अब हम बात करें कि फॉरेस्ट कवर क्या है। अब देखो, फॉरेस्ट कवर में आपको एक चीज ध्यान देनी है, एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, है ना। वेरी डेंस फॉरेस्ट कौन सा होता है? जितना एरिया में फॉरेस्ट लगा हुआ है, वन लगा हुआ है, उसकी कैनोपी जो है ना वो 70% से ज्यादा ग्राउंड को कवर कर रही है। अगर फॉरेस्ट की कैनोपी, यानी यहां पे जो वन लगे हुए हैं वो ग्राउंड को 70% से ज्यादा ढक रहे हैं, तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट है। एक होता है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। अगर कैनोपी 40 से 70% ग्राउंड कवर कर रही है तो वो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होता है, मध्यम सघन वन होता है। एक होता है ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन, ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन, ये तो है वेरी अधिक सघन वन, और ये है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन। एक होता है ओपन फॉरेस्ट, ओपी लिख दिया, ओएफ लिखना था, ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? खुला वन, यानी ऐसा वन जिसकी 10 से 40% कैनोपी जो है, 10 to 40% जो कैनोपी, 10 से 40% जो कैनोपी है वो ग्राउंड को कवर करती है, तो वो ओपन फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट कवर में सिर्फ ये हिस्सा आएगा, फॉरेस्ट कवर के अंदर सिर्फ ये चीजें आएगी, ये तीनों, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, इन तीनों को मिला के ही हम फॉरेस्ट कवर में रखते हैं। भारत में फॉरेस्ट कवर कितना है? भारत के अंदर फॉरेस्ट कवर है 7,15,340.61 वर्ग किलोमीटर है। 7,15,342.61 स्क्वायर किलोमीटर है वो भारत का फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। वन आच्छादन, हिंदी में क्या बोल देते हैं इसे? वन आच्छादन बोल देते हैं, वन आच्छादन बोल देते हैं। ठीक है, ये वन आच्छादन के अंतर्गत आता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका ये 21.76% है। कितना है? 21.76%। और पहले था ये 21 वाली रिपोर्ट में 21.71%। इसका मतलब जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। खुशी की बात है, घटा नहीं है ना, बढ़ा है, थोड़ा बढ़ा लेकिन बढ़ा है। अब आता है ट्री कवर। ट्री कवर का मतलब होता है वृक्ष आच्छादन। क्या होता है? वृक्ष आच्छादन। अगर हम वृक्ष आच्छादन की बात करें, ट्री कवर की बात करें, तो ट्री कवर की अगर बात की जाए तो ट्री कवर होता क्या है? जो अपना रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होता है उससे दूर का क्षेत्र, 1 हेक्टर से छोटे ब्लॉक होंगे, 1 हेक्टर से क्या है? छोटे ब्लॉक होंगे। जो इक्के दुक्के या 1 हेक्टर से छोटे ब्लॉक में जो पेड़ लगे हुए हैं वो ट्री कवर के अंतर्गत काउंट होते हैं, वृक्ष आच्छादन के अंतर्गत
काउंट होते हैं। ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से दूर का क्षेत्र होता है, जैसे शहरों में, गांव में पेड़ लगे हुए हैं, पार्कों में पेड़ लगे हुए हैं, तो ये सब ट्री कवर के अंतर्गत ही आता है। ये सब किस में आता है? ट्री कवर के अंतर्गत ही आता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो देखो भाई, भारत में ट्री कवर है वो कितना है? 3.41% है। कितना है? 3.41% है। अच्छे से ध्यान रखना है, ट्री कवर है वो 3.41% है। अब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला दिया जाए, हाँ एक बात और बता देता हूं, अगर हम बात करें 2021 की रिपोर्ट की, तो वहां ट्री कवर कितना था? वहां था 2.91%। कितना था? 2.91% था। अब ये बढ़कर कितना हो गया? 3.41%, यानी इंक्रीज हुआ है। बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी हम इसी रिपोर्ट की बात करें तो फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर दोनों मिला के कितना हो गया? 25.17% है। तो आपसे फॉरेस्ट कवर पूछे तो 21.76% है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आपसे पूछे तो 23.59% है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र पूछे, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र पूछे तो 23.59 है। और वन आच्छादन पूछे तो 21.76 है। वन तथा वृक्ष आच्छादन पूछे दोनों मिला के तो 25.17% है। और अकेला ट्री कवर यानी वृक्ष आच्छादन पूछे तो कितना बताओगे? 3.41% बताओगे। इन बातों में आपको भेद रखना है। अब एक होता है स्क्रब। स्क्रब क्या होता है भाई? जहां पे पेड़ लगे हुए बहुत सारे, है ना, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है मान लो, है ना, तो उसके अंदर वन है वो पेड़ लगे हुए बहुत दूर दूर लगे हुए हैं, और उनकी कैनोपी अगर ग्राउंड का 10% भी कवर नहीं कर रही है तो वो स्क्रब कहलाएगा। फिर वो क्या कहलाएगा? स्क्रब कहलाएगा, जिसे फॉरेस्ट कवर में काउंट नहीं किया जाता है, जिसे वन आच्छादन में काउंट नहीं किया जाता है। और ये क्या है? 1.33% है टोटल भारत का जियोग्राफिकल एरिया है उसका। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.33% है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसके बारे में बता ही दिया है। अब देखो, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, यानी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला दिया जाए। हाईएस्ट अपने जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला दिया जाए, फॉरेस्ट कवर और ट्री। और अब देखो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये भी आपको ध्यान देने वाली जरूरत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देने की ये आवश्यकता है कि किसी स्टेट में अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कम है, जैसे मैंने अभी बात की थी कि जो यूपी है उसके अंदर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? 7.24 है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है? 7.24 है। लेकिन इसका जो फॉरेस्ट कवर है ना वो ज्यादा है। फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिलाकर क्या है? ज्यादा है, क्योंकि जो नहरें हैं उनके पास में रोड साइड है, उसमें प्लांटिंग अच्छी खासी की गई है। अच्छी खासी जनरली क्या है? प्लांटिंग है वो की गई है। अब जैसे मैं बात कर रहा था यूपी की, तो देखो यूपी में क्या है? ये तो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों मिला के कितना है? 9.96% है। कितना है? 9.96% है। तो अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया तो इतना ही है, तो फिर ये वन ज्यादा कैसे है भाई? नहरों के पास, रोड साइड, और ये क्या है? ये बहुत ज्यादा है। इसलिए ये क्या है? ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर, यानी फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, यानी वन प्लस वृक्ष आच्छादन है वो मिला के 9.96% है। अब राजस्थान का भी मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया तो 9.60% है, लेकिन फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों मिला के है ना वो 8% ही है। वो कितना है? 8% ही है। यहां तो दोनों मिलाकर भी ये 9.60 नहीं पहुंच रहा है। तो इन डेटा में आपको उलझना नहीं है, ये डेटा अच्छे से माइंड में सेट रखने हैं आपको। ये राजस्थान का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों मिला के है। ये यूपी का आपका क्या है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, और ये फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों मिला के हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम बात करने वाले थे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर। तो देखो, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर लक्षद्वीप में है 92%। दूसरा नंबर मिजोरम का है 88.03%, और तीसरा अंडमान निकोबार का 81.95% है, और अरुणाचल प्रदेश का नंबर पड़ता है चौथा 80.11% है। ठीक है, नेक्स्ट अपने यहां पे कुछ जो रिपोर्ट है उसकी फाइंडिंग है उसकी बात करते हैं। भाई रिपोर्ट से बेस्ट फाइंडिंग क्या है, सिर्फ उसकी बात करते हैं।
अगर हम देखें 2021 से 23 के रिपोर्ट के बीच में डिफरेंस, तो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर भारत में अगर देखें तो 156.41 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का इजाफा हुआ है। यानी 2021 से 23 के बीच में भारत को कितने एरिया के वन का इजाफा हुआ है, तभी तो हमने परसेंटेज ज्यादा पढ़ा ना। तो ये इजाफा हुआ है जी 156.41 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, अब हम बात करें कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर वनों का प्रतिशत सर्वाधिक बढ़ा है, घटा नहीं, वनों का प्रतिशत बढ़ा है। मिजोरम में सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्र है वो इन 2 सालों में बढ़ा है। आंकड़े तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 241.73 किलोमीटर जो है ना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो बढ़ा है, अगर बढ़ने की बात करें। अब देखो कई भाई बंधु है वो ये बोलेंगे कि देश का तो टोटल वन 156.41 स्क्वायर किलोमीटर है वो बढ़ा है, अकेले मिजोरम का 241 कैसे बढ़ गया, देश से भी ज्यादा बढ़ गया। बहुत अच्छी बात है, ये सोचना बढ़िया चीज है, लेकिन कुछ राज्यों में घटा भी है। तो वहां तो सारे प्लस माइनस करके हैं, वहां तो सारे प्लस माइनस करके है ना। अब जैसे मैं बात करूं जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर 371.51 स्क्वायर किलोमीटर वन है वो घटे हैं। देश में तो घटा बढ़ा के टोटल का जो बेनिफिट है वो ये हुआ है। अब हम बात करें ऐसे कौन कौन से स्टेट है जिनमें सबसे ज्यादा इन पिछले 2 सालों में 21 से 23 के दौरान, 2 रिपोर्ट के बीच का यंत्र होता है हमेशा, तो उसमें वनों का हाईएस्ट इंक्रीमेंट लगा है। तो मिजोरम में सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरा नंबर गुजरात का, तीसरा नंबर ओडिशा का, चौथा नंबर कर्नाटका का और 5वां नंबर किसका है, केरला का है। सबसे ज्यादा वन बढ़े मिजोरम में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद ओडिशा में, उसके बाद कर्नाटक में और उसके बाद केरला में। इसका मतलब है ये स्टेट वनों पर ध्यान है वो दे रहे हैं। नेक्स्ट है जिन्होंने सबसे ज्यादा लॉस प्राप्त किया है, यानी वन सबसे ज्यादा जिन 5 राज्यों में घटे हैं उनकी बात करें तो इन्होंने लापरवाही की है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन घटे हैं, मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश में दूसरा नंबर, तीसरा नंबर तेलंगाना, चौथा त्रिपुरा और 5वां अरुणाचल प्रदेश। यहां पे सबसे ज्यादा वन है वो घटे हैं। तो ये एक अपनी पूरी रिपोर्ट की में से कुछ फाइंडिंग है जो हमें देखनी है। अब देखो अगर अपने बात करें ट्री कवर की, ट्री कवर सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है। ट्री कवर अगर अपने देखें एरिया वाइज, परसेंटेज में नहीं देख रहे हैं हम, यहां देख रहे हैं कितने किलोमीटर। तो ट्री कवर जो सबसे ज्यादा है ना वो महाराष्ट्र में है। ट्री कवर जो सबसे ज्यादा है पेड़ आच्छादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे जो पेड़ आच्छादन है, पेड़ वन नहीं पेड़, वो राजस्थान में है। और तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है ना, तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है ट्री कवर के अंदर। ये तो है एरिया वाइज। अब हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा ट्री कवर कहां पर है, तो देखो परसेंटेज में ट्री कवर आपको चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है ना, यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों की बात कर रहे हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों दोनों की बात कर रहे हैं। तो ट्री कवर परसेंटेज जो है ना वो सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में है। लगभग पूरे चंडीगढ़ का जितना एरिया है उसके 18.58% क्षेत्र में ट्री कवर है। कितना, 18.58% एरिया के अंदर ट्री कवर है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो है वो दिल्ली है ना, दिल्ली के अंदर कितना है जी, दिल्ली के अंदर 11.87% है। और तीसरा नंबर पड़ता है जी केरला का, और केरला में तीसरा नंबर है ट्री कवर के मामले में। टोटल अपने स्टेट का जितना एरिया है उसका 7.48% है वो ट्री कवर के अंतर्गत है, वो आता है। ठीक है, अब हम बात करें ट्री कवर कहां कहां पे बढ़ा है। घटने की तो बात नहीं करेंगे, ट्री कवर सबसे ज्यादा बड़ा है भाई छत्तीसगढ़ में, यानी छत्तीसगढ़ वालों ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है ट्री कवर पे। तो ट्री कवर सबसे ज्यादा बड़ा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान में बड़ा है। ठीक है, हमने भी ध्यान दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और तीसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का, है ना, तो उत्तर प्रदेश ने भी ध्यान दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनका जो ट्री कवर है वो पिछले 2 सालों में इंक्रीज हुआ है। तो ट्री कवर सबसे ज्यादा इंक्रीज छत्तीसगढ़ में, उसके बाद राजस्थान में और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कवर हुआ है।
अब देखो नेक्स्ट अपने बात करें मैंग्रोव वेजिटेशन। हालांकि इसके ये आंकड़ा तो नहीं बदलता है कभी कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव परसेंटेज वेस्ट बंगाल में और दूसरा नंबर है वो गुजरात में है, यानी सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन है। अब मैंग्रोव होता क्या है, कई बच्चों को ये नहीं पता। हालांकि हमने पिछली क्लासों में ये डिस्कस किया है कि मैंग्रोव क्या होता है। जो इंटरटाइडल एरिया होता है, इंटरटाइडल एरिया समझते हो ना, जैसे ये समुद्र है और इसके पास वो एरिया जहां पर समुद्र का पानी आता जाता रहता है, सुनामी से, टाइडल इफेक्ट, ज्वार भाटा जिसको बोलते हो, तो यहाँ कुछ पानी का भराव है वो रहता है। तो यहाँ दलदल जैसी स्थिति, पानी के भराव जैसी स्थिति रहती है। तो यहां पर क्या होता है, जनरली जो पौधे लगते हैं, पेड़ लगते हैं। अब भाई नॉर्मल मीजोफाइट स्मूथ तो लगेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ साल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत है, जिसकी वजह से अगर आप कोई नॉर्मल पौधा या मीजोफाइट्स लगाएंगे तो फिजियोलॉजिकल ड्रोट की वजह से, यानी भौतिक सूखे की वजह से सूख जाएगा ना, पानी होते हुए भी पानी ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं ग्रहण पाएगा? क्योंकि साल्ट सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो यहां तो हेलोफाइट्स प्लांट लगते हैं। भाई मीजोफाइट है वो तो क्या है, जनरली पैसिव वाटर एब्जॉर्वेशन करते हैं, यानी जल का निष्क्रिय अवशोषण करते हैं। जो अपने आसपास है वो मीजोफाइट ही है, समोदविदी है। और इनमें जड़ों में जो पानी घुसता है ना, उसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, और जिसमें एनर्जी नहीं लगानी पड़े वो पैसिव वाटर एब्जॉर्वेशन है। तो आपसे पूछ ले, पौधे या फसलें जल का अवशोषण किस प्रिंसिपल पे करते हैं? तो पैसिव वाटर एब्जॉर्वेशन करते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण, क्योंकि कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। मृदा घोल पतला होता है और जड़ों का घोल है वो गाढ़ा होता है। मृदा घोल पतला होता है, जड़ों का घोल गाढ़ा होता है, एंडोस्मोसिस हो जाता है, अंतःप्रासरण वो हो जाता है। सॉइल सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा और जो रूट की सेल है उनका सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा, तो एंडोस्मोसिस हो जाएगा, यानी अंतःप्रासरण जी वो हो जाएगा। तो एनर्जी नहीं लगानी पड़ी। लेकिन ये जो हेलोफाइट्स होते हैं ना, इनको पहले तो साल्ट खींचना पड़ता है एनर्जी लगा के, फिर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, फिर पानी आता है, तो इनको पानी लेने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ती है। अब आपसे ये पूछ ले कि जो हेलोफाइट्स होते हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं होती है भाई इनकी। पीछे मैंने आपको हैबिटेंट्स के बारे में बताया था, वहां बताया था। तो हेलोफाइट्स होते हैं ना, इनको एक्टिव वाटर एब्जर्वेशन करना पड़ता है, सक्रिय जल अवशोषण करना पड़ता है। तो यहाँ पे हेलोफाइट्स प्लांट लगते हैं। तो ये दलदली स्थिति, पानी भराव वाली स्थिति, यहाँ पे जो वेजिटेशन लगती है, हेलोफाइट्स लवणोद्भिद लगते हैं, उन्हें हम मैंग्रोव वेजिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वेजिटेशन। अब देखो मैंग्रोव वेजिटेशन जो है ना, वो सबसे ज्यादा है जी वेस्ट बंगाल में। कहां पे है सबसे ज्यादा? वेस्ट बंगाल के अंदर। ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वेजिटेशन है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है, सबसे ज्यादा पहले नंबर पे, याद रखना है। किलोमीटर आपसे कोई नहीं पूछेगा, वैसे 2119.16 स्क्वायर किलोमीटर। और दूसरा नंबर जी है गुजरात का, आप देख लो दूसरा नंबर किसका है? गुजरात का है। तो दूसरे नंबर पे मैंग्रोव वेजिटेशन है वो कहां देखने को मिलती है? गुजरात के अंदर है वो देखने को मिलती है। फिर हम चले तीसरे नंबर पे, कौन सा है जी? तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आइलैंड है। तीसरे नंबर पे कौन सा है अपना? अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो मैंग्रोव वेजिटेशन में फर्स्ट वेस्ट बंगाल है, सेकंड गुजरात है, और थर्ड कौन सा है? अंडमान निकोबार आइलैंड है। ठीक है। भारत में टोटल मैंग्रोव एरिया कितना है? 4,991 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 2,119.16 अकेला वेस्ट बंगाल में है, 1,164.06 है वो गुजरात के अंदर है। और पिछली रिपोर्ट और अब की रिपोर्ट में देखा जाए तो ये 7.43 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का नुकसान हुआ है, यानी मैंग्रोव वेजिटेशन है वो घटी है भाई। मैंग्रोव वेजिटेशन है वो घटी है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जो वेस्ट बंगाल का सुंदरबन है ना, वो मैंग्रोव वेजिटेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। वेस्ट बंगाल का सुंदरबन है वो मैंग्रोव वेजिटेशन का बढ़िया एग्जाम्पल है। ये हमेशा इंटरटाइडल एरिया के अंदर है वो लगती है। अब हम बेम्बू की बात करें, बांस की बात करें ना, क्या पुअर मैन टिम्बर जिसे बोलते हैं, यानी गरीब आदमी की इमारती लकड़ी कहा जाता है जिसे। बेम्बू एक सस्ती लकड़ी पड़ती है और बहुत यूजफुल होती है ना, मल्टीपर्पज होती है। अगर भारत में देखा जाए तो बेम्बू का एरिया है जी आपका 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर।
भारत में बांस के अंतर्गत कितना एरिया आता है? 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो बांस के अंतर्गत आता है ना, यानी बैम्बू बियरिंग एरिया जिसको आप बोलेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा एरिया है मध्य प्रदेश में। बांस का सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश ने इस पे बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करें तो दूसरा नंबर पड़ता है जी अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा नंबर पड़ता है जी महाराष्ट्र का, और चौथा नंबर पड़ता है ओडिशा का। तो सबसे ज्यादा बैम्बू बियरिंग एरिया 1 नंबर मध्य प्रदेश, 2 नंबर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर महाराष्ट्र का और चौथा नंबर उड़ीसा का है। ठीक है। और अगर देखा जाए 21 की रिपोर्ट की तुलना से तो 5,227 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बेम्बू का बड़ा है, यानी बेम्बू का एरिया बड़ा है। मैनग्रोव का घटा, टोटल फॉरेस्ट का बड़ा, ट्री कवर का बड़ा और बेम्बू का भी एरिया है वो बड़ा है। ठीक है। अब अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है ना बेम्बू का एरिया पिछले 2 सालों में, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है और उसके बाद मध्य प्रदेश में इंक्रीज हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश में बांस का एरिया पिछले 2 सालों में बढ़ा है और उसके बाद मध्य प्रदेश में बढ़ा है। वहीं पे अपने देखिए बांस का एरिया घटा कहां पे है, तो बांस का एरिया कर्नाटका में सबसे ज्यादा घटा, कर्नाटका के बाद मणिपुर में सबसे ज्यादा घटा। तो इन 2 जगह पे सबसे ज्यादा बांस का एरिया घटा, जिसमें सबसे ज्यादा कर्नाटका का और उसके बाद किसका नंबर है जी मणिपुर का है। अब हम बात करें जी कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक का मतलब क्या होता है? कार्बन स्टॉक का मतलब है कि जो कार्बन है वो इस एटमॉस्फेयर में और मतलब इस पूरे मतलब धरती पे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो नहीं धरती भाई, ब्रह्मांड में तो और ग्रह भी आ जाएंगे, इस पूरी धरती पर कार्बन है वो किस रूप में एब्जॉर्ब है। एब्जॉर्ब है तो जाहिर सी बात है रिलीज भी हो सकता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? कार्बन स्टॉक है वो बोलते हैं। तो कार्बन स्टॉक इज द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोरेज इन ए सिस्टम सच एज फॉरेस्ट, वेटलैंड, ओशियंस। मतलब क्या है? कार्बन स्टॉक का मतलब है संग्रहित की गई कार्बन की मात्रा, जो हो सकता है वनों के रूप में हो, मिट्टी के अंदर हो सकती हो, महासागरों के अंदर हो। तो कार्बन जिस भी जगह पर जिस भी तंत्र में संरक्षित है उसे हम कार्बन स्टॉक कहते हैं। इट इज मेजर ऑफ हाउ मच कार्बन ए सिस्टम कैन बी एब्जॉर्ब। कोई सिस्टम कार्बन को कितना एब्जॉर्ब कर सकता है और कितना उसे क्या है एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकता है, छोड़ सकता है, उसके आधार पर कार्बन स्टॉक है वो मेजर किया जाता है। भी कितना तो वो ग्रहण कर सकता है और कितना वो रिलीज कर सकता है, उसके आधार पर कार्बन स्टॉक है वो मेजर किया जाता है। अब पूरे विश्व की अगर अपने बात करें, है ना, पूरे विश्व की बात करें तो विश्व का 45% जो कार्बन स्टॉक है ना, वो कहने का मतलब है लिविंग जो बायोमास है उसके अंदर है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, चाहे वो जंतु है, कोई से भी है। तो 45% कार्बन का जो स्टॉक है, 45% जो कार्बन का स्टॉक है वो लिविंग बायोमास के अंदर है विश्व का। भारत की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, पूरे विश्व का 45% जो कार्बन स्टॉक है वो लिविंग बायोमास में है, यानी जो जीवित जीव है उनके अंदर है। और 45% ही सॉइल के अंदर है भाई, जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है, जड़ें वगैरह है, जो मिट्टी के अंदर आ जाती है। तो मिट्टी के अंदर 45% बायो कार्बन स्टॉक है। अब जो पीछे बचा है ना, लगभग 10% बच गया, लगभग क्या 10 ही बच गया अपना ना। जो पीछे 10% बचा वो किस रूप में है? लीटर के रूप में है। जैसे धरती के ऊपर ऊपर कार्बन पदार्थ, इसमें लकड़ी वगैरह पड़ी है ना, लकड़ी वगैरह, डेड वुड वगैरह है, लीटर्स है, तो उसमें 10% है डेड वुड। और लीटर में, लीटर का मतलब जो समझते हो ना, जो ऊपर आवरण सा बना होता है कार्बनिक पदार्थ का, 10% ये पूरे विश्व के कार्बन स्टॉक का लेखा जोखा है। अब भारत में अगर हम बात करें कि कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के पास है, कार्बन स्टॉक ज्यादा होने का मतलब भाई इनके पास बायोमास भी ज्यादा है और मिट्टी के अंदर भी कार्बनिक पदार्थ क्या है? ज्यादा है, लीटर है वो भी क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब तो यही होता है।
अब देखो सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक है ना वो अरुणाचल प्रदेश के पास है। सब भारत में सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक है वो अरुणाचल प्रदेश के पास है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो मध्य प्रदेश के पास है। दूसरे नंबर पे अपने बात करें तो कार्बन स्टॉक है वो किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है। तीसरा नंबर देखें तो छत्तीसगढ़ के पास है। और चौथे नंबर पे कार्बन स्टॉक देखा जाए तो किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है। चौथे नंबर पे आप सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक देखेंगे तो किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है। क्लियर है? इसके बाद अगर अपने बात करें पर हेक्टर सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक किसके पास है? सबसे ज्यादा पर हेक्टर कार्बन स्टॉक जम्मू कश्मीर के पास है। पर हेक्टर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के पास है। डेटा नहीं पूछे जाते हैं, डेटा जो पूछे जाते हैं मैंने बता दिया। दूसरा नंबर पड़ता है जी पर हेक्टर में सिक्किम का। तीसरा नंबर पड़ता है पर हेक्टर में हिमाचल प्रदेश का। और चौथे नंबर पे हम कह सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड है वो है। और वैसे ऑल ओवर कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश के बाद, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश के बाद, है ना, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ के पास, और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र के पास है। तो ये कार्बन स्टॉक की बात हो जाती है। और कार्बन स्टॉक को ऐसे हल्के में नहीं लेना है कि यार कार्बन स्टॉक कौन पूछता है, कार्बन स्टॉक भी पूछा जाता है। कार्बन स्टॉक भी पूछा जाता है, पूछने का कुछ नहीं है। हालांकि हमने कोई डेटा तो कार्बन स्टॉक में याद ही नहीं किया है, हमने तो सिर्फ सीधा सा बात किया है कि कार्बन स्टॉक है वो कौन से स्टेट के पास सबसे ज्यादा है। बहत्तर लाख 85,530 आंकड़ा तो मुझे भी याद नहीं था ना, देखना पड़ा। तो ये है जी आपका 72,85,530 मेट्रिक टन। 72,85,530 मेट्रिक टन ये भारत के पास टोटल कार्बन स्टॉक है। अगर टोटल किसी स्टूडेंट ने पूछा इसलिए मैंने बताया है, देख के बताया ना।